नमस्कार, मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एशिया यानी कि एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इतने बड़े महाद्वीप के लिए अपवाह क्षेत्र का या अपवाह तंत्र का अपने आप में बहुत महत्व होता है। अगर हम संसार की सबसे बड़ी नदियों या प्रमुख नदियों की बात करें तो उनमें से 12 सबसे बड़ी नदियों में से केवल 7 नदियां अकेले एशिया में बहती है। और एशिया में हमें दोनों प्रकार का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है, यानी कि प्राचीन अपवाह तंत्र भी और नवीन अपवाह तंत्र भी। अगर हम प्राचीन अपवाह तंत्र की बात करें तो ये हमें उत्तरी एशिया के प्राचीन भूखंडों में देखने को मिलेगा और इनमें जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो है ओबे, येनिशी और लीना। वहीं बात करें हम नवीन अपवाह तंत्र की तो ये हमें जो मध्य एशिया से जो नदियाँ प्रवाहित होती है उनसे जो अपवाह क्षेत्र बनता है वो है। इसमें प्रमुख नदियाँ हैं यांगटी सिकियांग है, हवांगो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा आदि। एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को हम 5 अपवाह प्रदेशों में बांट सकते हैं और ये 5 अपवाह प्रदेश या 5 अपवाह बेसिन कौन कौन से हैं वो है। सबसे पहले है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, दूसरा है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, तीसरा है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, चौथा है आंतरिक अपवाह क्षेत्र और लास्ट 5वां है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। अब इन पांचों का हम एक एक से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र को। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है पश्चिमी एशिया में जो दजला फरात नदियां हैं वहाँ उनके एरिया से लेके पूर्व में मलेशिया तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। और हिंद महासागर में जो जल गिराने वाली प्रमुख नदियां हैं वो है दजला फरात, सिंधु, गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा आदि। अब सबसे पहले हम लेंगे दजला फरात नदी को। तो दजला और फरात दो नदियां हैं और इनमें जो फरात नदी है उसका उद्गम पूर्वी टर्की से होता है और दजला का होता है मध्यवर्ती टर्की से। ये दोनों नदियां आपस में इराक में जो बसरा नामक क्षेत्र है या स्थान है वहाँ पे आके मिलती है और फिर ये दोनों नदियां सत अल अरब नाम से फारस के उत्तरी खाड़ी में अपना जल गिराती है। और दजला और फरात नदियाँ इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन दोनों नदियों के मध्य या इन दोनों नदियों के अपवाह क्षेत्र में ही मेसोपोटामिया नामक सभ्यता का विकास हुआ, जो कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी के उद्गम क्षेत्र की बात करें तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास जो कैलाश हिमानी है वहाँ से। और इस नदी का आगे प्रवाहित होने के बाद जो काराकोरम दर्रा है वहाँ पे इसमें जास्कर नामक नदी आके मिलती है। और अगर इसके दाहिने ओर की नदियों में जो सहायक नदियाँ आके मिलती हैं उनकी बात करें तो उनमें है काबुल, गिलगित और श्योक। आगे चलकर इस नदी में मिठानकोट के पास पंचनद नामक नदियों का समूह आके मिलता है और वो 5 नदियाँ हैं सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी का भारतीय सभ्यता के लिए अपना एक अलग महत्व है और अगर इसकी बात करें तो भारत में इसका 1/4 भाग क्षेत्र आता है। और इसका उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से और ये अलकनंदा और भागीरथी नामक 2 नदियों से मिलकर बनती है, जो ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आके मिलती है। और देवप्रयाग के बाद इन दोनों नदियों को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है आगे जब ये प्रवाहित होती है। तो अगर इसके बाएं किनारे पर आकर इसकी जो सहायक नदियाँ मिलती हैं उनकी बात करें तो उनमें है रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी। वहीं दाएं किनारे पर जो नदियाँ आके मिलती है उनमें है यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, टोंस, सोन आदि। नेक्स्ट हम बात करेंगे साल्विन नदी की। साल्विन नदी के उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये इसका उद्गम तिब्बत में होता है और उसके बाद ये चीन के यूनान प्रांत से प्रवाहित होती हुई म्यांमार में प्रवेश करती है और उसके बाद ये म्यांमार एंड थाईलैंड की सीमा बनाती है और अंत में ये अपना जल मर्तबान की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद हम बात करेंगे इरावदी नदी की।
इरावदी नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है और यह 2 नदियों से मिलकर बनी है। 2 नदियां हैं, माली और माई। और इसके बाद ये अपना जल अंडमान सागर में गिराती है और यह नदी डेल्टा का निर्माण भी करती है। अगर इसकी सहायक नदियों में बात करें तो चिंदवेन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस नदी में नौ परिवहन की सुविधा भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाओ फ्राया नदी की और यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है और जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो थी हिंद महासागरीय अपोआ क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत महासागरीय अपोआ क्षेत्र के बारे में। तो प्रशांत महासागरीय अपोआ क्षेत्र में जो नदियाँ प्रवाहित होती है तो उन नदियों का उद्गम मुख्यतः एशिया की उच्च भूमि से होता है और इन नदियों में प्रमुख है हांगो नदी, यांगटीसी नदी, सिक्यांग नदी, मिकांग, मिनाम, रेड आदि नदियाँ और आमूर नदी। ये नदियाँ, इन नदियों द्वारा जो जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है ये नदियाँ, वहाँ पे उपजाऊ मैदानों का निर्माण भी किया जाता है। तो अब इनमें हम एक एक को लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम हांगो नदी को। यह नदी, इस नदी का प्रवाह जो चीन के उत्तरी क्षेत्र में होता है और इसी के द्वारा चीन के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है। इसमें बाढ़ की अधिकता होने के कारण इसमें, या फिर इसमें बाढ़ अधिक आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है और इसे येलो नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह जिस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है वहाँ पे पीली मिट्टी मिलती है और ये अपने साथ, उस कारण इस नदी के पानी का कलर येलो हो जाता है। इस कारण इसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यांगटीसी-कियांग नदी की। यांगटीसी-कियांग नदी भी प्रशांत महासागरीय प्रक्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है और इसका उद्गम होता है किंगहाई हिमनद से जो कि तिब्बत में है। और अगर इस नदी की बात करें तो चीन के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि चीन की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान है और चीन के लिए बहुत महत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्यांग नदी की। सिक्यांग नदी चीन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम होता है यूनान के पठार से और जो कि लास्ट में जाके दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और जब यह यूनान प्रांत से प्रवाहित होती है तो यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा बनाती है और कंबोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम होके लास्ट में दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है आमूर नदी। यह चीन के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलती है और यह 2 नदियों से मिलकर बनी है। 2 नदियां हैं, ओनान व सिल्का नामक 2 नदियां, और यह रूस व चीन की सीमा बनाती है और अंत में यह नदी अपना जल ओखोटस्क सागर में गिराती है। इसके बाद हम बात करेंगे मिकांग नदी की। तो इस नदी की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत के पठार से और यह नदी लाओस व म्यांमार की सीमा बनाती है और लाओस व थाईलैंड को अलग करती है और कंबोडिया, वियतनाम से होती लास्ट में दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे अपोआ क्षेत्र के बारे में, अर्थात आर्कटिक महासागरीय अपोआ क्षेत्र के बारे में। तो आर्कटिक महासागरीय अपोआ क्षेत्र की बात करें तो यह हमें उत्तरी एशिया में देखने को मिलेगा और इसका विस्तार उत्तरी एशिया के संपूर्ण भाग में देखने को मिलेगा और इसमें जो प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है उनमें है येनेसी, लीना, ओबे, ये प्रमुख नदियां हैं। अगर इस क्षेत्र की या इस अपोआ क्षेत्र की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग उत्तरी ध्रुव के पास है तो यहाँ पर ज़्यादातर हिमाच्छादित क्षेत्र देखने को मिलेगा और ठंडा क्षेत्र देखने को मिलेगा। इस कारण जब इस क्षेत्र में नदियाँ प्रवाहित होती है तो उन नदियों के मुहानों पर बर्फ़ के कारण दलदल देखने को मिलेंगे और जो इन नदियों का मुहाना होता है वहाँ पर पानी का जमाव हो जाता है। इस कारण यहाँ पे दलदलीय भाग देखने को मिलता है और यहाँ पर बंदरगाह भी नहीं मिलते इसी कारण। अब हम बात करेंगे चौथे आंतरिक अपोआ क्षेत्र के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एशिया के आंतरिक भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में है।
तो आंतरिक अपवाह क्षेत्र से तात्पर्य है कि वे नदियाँ जो या तो मौसमी अर्थात बारिश के समय बहती है या फिर जिनकी लंबाई बहुत कम होती है, जो कुछ सीमा तक या कुछ दूरी तक बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो एशिया में इस प्रकार के क्षेत्र का विस्तार है मध्यवर्ती भाग में अनातोलिया से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक, अर्थात मध्यवर्ती एशिया में इस तरह का अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर इस अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो मिलने वाली प्रमुख नदियाँ वो है आमू दरिया और सरदरिया नदियाँ। ये दोनों नदियाँ जो यहाँ की प्रमुख है और जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, अरल सागर में। इसी प्रकार अन्य जो नदियाँ हैं इस क्षेत्र में वो है इली, चू, खेतान और तारिम। ये नदियाँ अपना जल गिराती है बालकश झील में। और इसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट का अपवाह क्षेत्र है या भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र की। भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र है, तो इसमें जो इस अपवाह क्षेत्र में हमें कोई बड़ी नदी देखने को नहीं मिलती। जो नदियाँ मिलती है वो छोटी होती है, अर्थात उनमें जल अधिक नहीं होने के कारण उनका अपवाह क्षेत्र या उनका प्रवाहित क्षेत्र कम दूरी तक होता है। तो इनमें इस प्रकार की नदियों में है तुर्की से जो निकलने वाली नदी है मेडिसा और मेडेरिस, और सीरिया से जो निकलने वाली है वो ओरेंटिस नदी इसमें प्रमुख है। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया के अपवाह क्षेत्र के। अगर मैप में देखें इन नदियों को तो वो इस प्रकार है, जैसा कि ये एशिया महाद्वीप का मैप है और इसमें अगर हम बात करें तो ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी, ये पूर्वी वाला और ये पश्चिमी वाला। अगर हम हिंद महासागर में जो नदियां अपना जल गिराती है एशिया महाद्वीप की तो उनकी बात करें तो उनमें है जैसे दजला और फरात इधर पश्चिमी एशिया में आ जाएगी, सिंधु अपने इंडिया से निकल के, और गंगा यहाँ से है, ब्रह्मपुत्रा इधर से है, इरावदी इधर से है और सालवीन इधर से है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत महासागर में जो नदियाँ अपना जल गिराती है उनमें है मिकांग, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग, हांगो नदी और आमोर नदी। और उसके बाद अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो है आर्कटिक महासागर में जो नदियाँ अपना जल गिराती है उनमें है येनेसी, लीना और ओबे। और अगर आंतरिक क्षेत्र की बात करें तो उनमें है आमू दरिया और सरदरिया, ये दोनों नदियां हैं, और अरल सागर इस क्षेत्र में अपना इस झील में अपना जल गिराती है। तो एक बार ये पूरा मैप दिखा देती हूँ। हाँ, इसके बाद तो ये था आज के वीडियो में हमने बात की ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एशिया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।